नमस्कार। आज हम भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। वाह। एक वापसी की कहानी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की और वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में उसके ज़बरदस्त प्रदर्शन की। ये वो कंपनी है जिसने, आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जिनो। हमारी आज की जो चर्चा है वो सुज़लॉन के जो हाल ही में तिमाही नतीजे आए हैं उन्हीं के विश्लेषण पर आधारित है। और जो तस्वीर उभर रही है इन स्रोतों से वो वाकई देखने लायक है। हमारा मकसद है सुज़लॉन की इस शानदार सफलता के पीछे के असली कारण समझना। वाह। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं और इसका सुज़लॉन और पूरे सेक्टर के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आंकड़ा जिसने सबका ध्यान खींचा है, तिमाही मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट, पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 538% बढ़कर 1279 करोड़ रुपए हो गया है। और हाँ, यह आंकड़ा एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा करे, मतलब ये कंपनी के कोर ऑपरेशन से हुई कमाई है। 538%। ये तो मतलब सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, 538%। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में आम एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि कंपनी अब पहले से कई ज्यादा कुशलता से, एफिशिएंसी से काम कर रही है। मतलब ये कि अब वो अपने बेचे गए हर टरबाइन पर या दी गई हर सर्विस पर ज्यादा मुनाफा कमा पा रही है। ये सिर्फ सेल्स बढ़ने से नहीं हुआ, बल्कि कंपनी की जो अंदरूनी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार का नतीजा है। अच्छा। बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन में सुधार और शायद बेहतर प्राइसिंग भी, इन सबका मिला जुला असर है। ये सिर्फ बिक्री बढ़ना नहीं, बल्कि मुनाफा कमाने की क्षमता बढ़ना है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब ये सिर्फ टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ग्रोथ की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बॉटम लाइन यानी मुनाफे में असली सुधार है। वैसे रेवेन्यू के आंकड़े भी कम प्रभावशाली नहीं है। कामकाज से जो आमदनी हुई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो भी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 85% बढ़कर 3,866 करोड़ रुपए हो गई। इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही? देखिए, इसका मुख्य कारण रहा विंड टर्बाइन जनरेटर यानी WTG सेगमेंट का असाधारण प्रदर्शन। वो बड़ी पवन चक्कियां जो हम देखते हैं जी। कंपनी ने इस तिमाही में भारत में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा दूसरी तिमाही डिलीवरी की है, 565 मेगावाट। 565 मेगावाट Q2 में। जी हाँ, ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ ऑर्डर ले रही है, बल्कि उन्हें टाइम पर पूरा भी कर पा रही है। ये प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुशलता का प्रमाण है, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, खासकर उसके लिए जो मुश्किल दौर से गुजरी हो, बहुत जरूरी है। डिलीवरी और रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन मुनाफे के जो दूसरे पहलू हैं वो क्या कहते हैं? क्या वहां भी ऐसा ही सुधार है? बिल्कुल। अगर हम मुनाफे के दूसरे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स देखें, जैसे EBITDA मतलब ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, वो भी 145% बढ़कर 721 करोड़ रुपए हो गया है। 145%? हाँ, और इसी तरह टैक्स से पहले का मुनाफा PBT, वो भी 179% बढ़कर 562 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये दोनों आंकड़े कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता और प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त और व्यापक सुधार दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि कंपनी का कोर ऑपरेशन अब काफी मजबूत हो गया है। ये आंकड़े ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार दिखाते हैं, लेकिन जो PAT में 538% का असाधारण उछाल दिखा, उसका एक और बड़ा कारण भी बताया जा रहा है ना, कुछ टैक्स से जुड़ा हुआ। हाँ, आपने सही पकड़ा। PAT में इस जबरदस्त उछाल का एक बड़ा कारण तिमाही के दौरान 717 करोड़ रुपए की आम इंक्रीमेंटल डिफर्ड टैक्स एसेट्स यानी DTA की पहचान है। DTA, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसे सरल शब्दों में समझे तो जब किसी कंपनी को पिछले सालों में घाटा हुआ हो और उसे भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाने का भरोसा हो, तो वो इन पिछले घाटों को भविष्य के मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसी क्षमता को DTA के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अच्छा। इतनी बड़ी रकम का DTA दर्ज करने का मतलब है कि कंपनी मैनेजमेंट को अब पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में इतना मुनाफा कमाएगी कि इस टैक्स बेनिफिट का पूरा फायदा उठा सके। ये भविष्य की लाभप्रदता में विश्वास का एक मजबूत संकेत है। अच्छा, तो ये DTA वाला हिस्सा भविष्य के टैक्स को कम करेगा, जिससे आगे भी मुनाफा ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्या ये 717 करोड़ का असर इसी तिमाही के PAT में एक तरह का
मतलब वन टाइम बूस्ट नहीं है। क्या इसके बिना भी पीएटी ग्रोथ प्रभावशाली रहती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 717 करोड़ रुपए का डीटीए निश्चित रूप से इस तिमाही के पीएटी को असाधारण रूप से बढ़ाने वाला एक फैक्टर है। बिल्कुल, अगर हम इसे हटा भी दे तो भी कंपनी का प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है, जैसा कि पीबीटी के आंकड़ों से पता चलता है। हाँ, वो 179% वाला। जी, पीबीटी में 179% की वृद्धि डीटीए के प्रभाव से पहले की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाती है, जो अपने आप में बहुत मजबूत है। लेकिन डीटीए का शामिल होना ये दिखाता है कि कंपनी अब न सिर्फ वर्तमान में अच्छा कर रही है, बल्कि उसे अपनी भविष्य पर भी पूरा भरोसा है। और लगता है बाजार को भी यही भरोसा दिख रहा है। नतीजों की घोषणा के बाद एनएसई पर सुज़लॉन का स्टॉक करीब 1.1% बढ़कर 60.9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये शायद निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ही है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये सिर्फ एक तिमाही के नतीजों का मामला नहीं है। कंपनी की पूरी वित्तीय सेहत में सुधार दिख रहा है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 1480 करोड़ रुपए की नेट कैश थी। नेट कैश मतलब? नेट कैश का मतलब है कि कंपनी के पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो उसके कुल कर्ज से ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर कंपनी आज अपने सारे कर्ज चुका दे तो भी उसके पास 1480 करोड़ रुपए बचेंगे। अरे वाह! ये एक बहुत मजबूत स्थिति है, खासकर सुज़लॉन जैसी कंपनी के लिए, जिसने भारी कर्ज और वित्तीय पुनर्गठन का एक लंबा और मुश्किल दौर देखा है। ये न केवल कर्ज मुक्त होने की कहानी है, बल्कि भविष्य में बिना नया कर्ज लिए विकास योजनाओं में निवेश करने की आज़ादी भी देती है। ये वापसी की कहानी का एक बहुत अहम पड़ाव लगता है, कर्ज के बोझ से निकलकर कैश रिच कंपनी बनना। और भविष्य की बात करें तो क्या कंपनी के पास आगे के लिए पर्याप्त काम है? ऑर्डर बुक कैसी है? हाँ, ये स्थिर वित्तीय आधार भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि भविष्य का काम भी कंपनी के पास भरपूर है। कंपनी के पास 6.2 गीगावाट का एक ठोस ऑर्डर बुक है। 6.2 गीगावाट? जी, गीगावाट ऊर्जा क्षमता मापने की एक बड़ी इकाई है और 6.2 गीगावाट का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा माना जाता है। ये ऑर्डर बुक कंपनी के अगले कुछ वर्षों की कमाई का एक तरह से वादा है, जिससे निवेशकों को भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ता है। और इसमें से 2 गीगावाट से ज्यादा के ऑर्डर तो अकेले वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में ही जोड़े गए हैं। अच्छा, हाल ही में? हाँ, बिल्कुल हाल में। इससे साफ है कि बाजार में सुज़लॉन की तकनीक और सेवाओं की मांग लगातार बनी हुई है। 6.2 गीगावाट का ऑर्डर बुक, ये तो जबरदस्त है। मतलब अगले कुछ सालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या कंपनी के पास इतने सारे ऑर्डर्स पूरे करने की क्षमता है, कैपेसिटी है? ये एक वाजिब सवाल है और यही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता काम आती है। सुज़लॉन 4.5 गीगावाट की सालाना मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी घरेलू पवन ऊर्जा विनिर्माण कंपनी बनी हुई है। सबसे बड़ी? जी हाँ, घरेलू कंपनियों में सबसे बड़ी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये स्थिति महज संयोग नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी में लीडरशिप, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की क्षमता जो हमने रिकॉर्ड डिलीवरी में देखा, और लागत को नियंत्रण में रखने की लगातार कोशिश का नतीजा है। ये क्षमता उन्हें न सिर्फ मौजूदा ऑर्डर पूरे करने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में और बड़े ऑर्डर लेने के लिए भी तैयार करती है। साथ ही ये मेक इन इंडिया पहल के साथ भी पूरी तरह मेल खाता है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई सुज़लॉन की अपनी कहानी, लेकिन इसे भारत के जो बड़े ऊर्जा लक्ष्य हैं उनके संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये सफलता एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है? बिल्कुल। सुज़लॉन की इस व्यक्तिगत सफलता को भारत के महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों के व्यापक संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। भारत सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 32 तक देश में 122 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। 122 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बहुत बड़ा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, जिनमें सौर और पवन ऊर्जा दोनों का मिश्रण होता है, राउंड द क्लॉक आरटीसी यानी ऐसी परियोजनाएं जो ग्रिड को दिन रात लगातार बिजली दे सकती हैं, अक्सर बैटरी स्टोरेज के साथ, और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा जिसे जरूरत के हिसाब से भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। इन नई तरह की परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन सभी के लिए पवन ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है और सुज़लॉन जैसी बड़ी घरेलू कंपनियां इन लक्ष्यों को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हाइब्रिड आरटीसी, एफडीआरई,
ये सब भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के तरीके हैं। इनके अलावा क्या कोई और बड़ा बाजार है जहां सुज़लॉन जैसी कंपनियों के लिए अवसर बन रहे हैं? हाँ, एक और बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है वाणिज्यिक और औद्योगिक, यानी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल (CNI) सेगमेंट का। CNI सेगमेंट मतलब? सीधे शब्दों में कहें तो अब बड़ी फैक्ट्रियां, मॉल, दफ्तर और दूसरे व्यावसायिक संस्थान सीधे पवन या सौर ऊर्जा कंपनियों से बिजली खरीदना चाहते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये अक्सर ग्रिड से मिलने वाली बिजली से सस्ता पड़ता है, और दूसरा, ये उन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन कम करने और सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। अच्छा, तो डायरेक्ट कंपनियों को बेच रहे हैं? जी हाँ, अनुमान है कि 2030 तक अकेले इस CNI सेगमेंट को 100 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता की आवश्यकता होगी। 100 गीगावाट सिर्फ CNI से? हाँ। ये एक विशाल बाजार है। इस साल ही इस सेगमेंट में सालाना इंस्टॉलेशन 6.6 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है। सुज़लॉन जैसी स्थापित और बड़ी कंपनी के लिए ये ग्राहकों का एक नया और बहुत बड़ा समूह है जो सीधे उनसे बिजली खरीदना चाहता है। ये तो वाकई एक बड़ा अवसर लगता है। अच्छा, कंपनी की जो CEO हैं, उनका इस प्रदर्शन और भविष्य को लेकर क्या कहना है? सुज़लॉन ग्रुप के CEO JP चालासानी के शब्द काफी मायने रखते हैं। नतीजों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, और मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगी, हमें भारत में अपनी अब तक की सबसे अधिक Q2 डिलीवरी की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, जिसके कारण मजबूत प्रदर्शन और लाभप्रदता हुई है। हमारा 6.2 GW का ऑर्डर बुक हमारी रणनीति और निष्पादन की ताकत की पुष्टि करता है। हमारे मुख्य व्यवसाय पर स्पष्ट ध्यान, विस्तारित विनिर्माण क्षमता और भारत में डिजाइन और निर्मित विश्वस्तरीय उत्पादों के साथ हम स्थायी लाभदायक विकास के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। ये बयान न सिर्फ आत्मविश्वास दिखाता है, बल्कि कंपनी की भविष्य की रणनीति की स्पष्ट दिशा को भी रेखांकित करता है। कोर बिजनेस पर फोकस, क्षमता बढ़ाना और घरेलू तकनीक पर जोर। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखें, सारे आंकड़ों और विश्लेषण को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? ये वापसी की कहानी किन स्तंभों पर टिकी है? अगर हम इसे समेटें तो ये कहानी कई महत्वपूर्ण पहलुओं का संगम है। पहला, ये वित्तीय अनुशासन की कहानी है। कर्ज कम करना, बैलेंस शीट को मजबूत करना। हाँ, वो नेट कैश वाली बात। जी। दूसरा, ये ऑपरेशनल एक्सीलेंस की कहानी है। रिकॉर्ड डिलीवरी, बेहतर मार्जिन, कुशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल। और चौथा, ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की कहानी है। भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और मेक इन इंडिया पर जोर के साथ कदम मिलाना। बिल्कुल। और चौथा, ये लगातार फोकस, इनोवेशन और दूरदर्शिता की कहानी है, जिसने कंपनी को न सिर्फ मुश्किल दौर से बाहर निकाला, बल्कि अब उसे विकास की राह पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक तिमाही की अचानक मिली सफलता नहीं लगती, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा दिखाई देती है। बिल्कुल। सुज़लॉन एनर्जी के वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के ये नतीजे सिर्फ कंपनी के लिए ही एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि ये भारत के पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बढ़ती ताकत और क्षमताओं को भी उजागर करते हैं। ये दिखाता है कि घरेलू कंपनियां न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं, बल्कि देश के एनर्जी ट्रांजिशन में नेतृत्व करने की क्षमता भी रखती हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी का भी एक पहलू है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और सुज़लॉन के इस शानदार पुनरुत्थान और भारत के महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल लक्ष्यों को देखते हुए कुछ दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए जरूर खड़े होते हैं। जैसे तकनीकें आ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसे में सुज़लॉन और भारत के अन्य घरेलू खिलाड़ी अपना ये दबदबा कैसे बनाए रखेंगे? उनके सामने आगे क्या चुनौतियां या बाधाएं आ सकती हैं? और दूसरा, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं पर ये जो नया जोर दिख रहा है, जैसा कि सुज़लॉन की सफलता से उजागर होता है, क्या इसका असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा, या ये भारत की व्यापक औद्योगिक रणनीति को भविष्य में किसी नए तरीके से आकार दे सकता है? इन सवालों पर आगे सोचना और नजर रखना काफी दिलचस्प होगा।